एक्सप्रेशन फॉर रेडियस। क्या आपको पता है कि अलग अलग ऑर्बिट के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना। सेकंड ऑर्बिट के अंदर ऑक्टेट पूरा करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग ऑर्बिट के अंदर अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स है, तो उनकी स्पीड भी अलग अलग होगी। पहली बात तो रेडियस अलग अलग होगी, हर ऑर्बिट की रेडियस अलग होगी, ठीक है। उनकी स्पीड भी अलग होगी, एनर्जी भी उनके पास अलग होगी, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड सब कुछ अलग अलग आने वाले हैं। तो हमें रेडियस का एक्सप्रेशन निकालना है nth ऑर्बिट का। और ये भी इंपॉर्टेंट है, आप पीवाईक्यूज में जाके देखोगे तो बहुत बार इसका क्वेश्चन आया है एक्सप्रेशन निकालने का, बोर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट की बोर मॉडल के अकॉर्डिंग क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखो आसान सा टॉपिक है। इसके अंदर अगर आप देखोगे कि बॉन्ड ने किया क्या, रदरफोर्ड की थ्योरी भी यूज करी और अपनी भी अर्ली क्वांटम थ्योरी का यूज किया, और दोनों को कंबाइंड करके पोस्टुलेट दिए। तो यहाँ पे देखोगे अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, सबसे पहले तो हम रदरफोर्ड की बात करते हैं। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग होता क्या है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक ही होता है, कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा सेंटर की तरफ लगेगा, वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर देखोगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो गया, mv²/r, और वो किसके इक्वल होगा, प्रोटॉन उसको क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4πε0 Q1। Q1 कौन होगा, प्रोटॉन, और सारे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएंगे तो टोटल प्रोटॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, Jd। क्लियर है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, E, और अपॉन में क्या आएगा, r²। ये हमारे पास बनेगी इक्वेशन नंबर 1। ये कहां से आई, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से। बताओ क्लियर है। सेकंड हम बात करेंगे बोर के सेकंड पोस्टुलेट की। सेकंड पोस्टुलेट क्या था बोर का, वो था कि जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर, उसका एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम mvr किसके इक्वल होगा, nh/2π के इक्वल होगा। इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हमें क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। कैसे भी निकाल लो कि भाई आपको r की वैल्यू आपके पास आनी चाहिए, बाकी सारा गेम कुछ नहीं है, कैसे भी किसी भी तरीके से निकाल लो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं कि इक्वेशन 1 देखो, यहाँ पे एक r से r कैंसिल हो जाएगा, इधर भी एक r होगा तो स्क्वायर आ जाएगा। तो इससे अच्छा तरीका है इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो आप किससे, इक्वेशन 2 के स्क्वायर से, तो आपके पास क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। कैसे, देखो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड पार्ट है mv²/r, ठीक है, और डिवाइड करेंगे, इसके डिवाइड में 1 मान लेते हैं फ्रैक्शन में बनाने के लिए। तो ये m²v²r² डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 1, बराबर। इधर देखोगे राइट पार्ट की बात करते हैं तो 1/4πε0 ऐसा कैसा, ये ZE²/r², और ये आ जाएगा n²h², और यहाँ पे हो जाएगा 4π²। यानी मैंने क्या किया, रेडियस निकालनी है, कैसे भी निकाल लो। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दिया इक्वेशन 2 के स्क्वायर से। क्यों डिवाइड किया, तो वहां पे सिर्फ आपके पास एक r बचना चाहिए, बाकी सारे r क्या होने चाहिए, कैंसिल होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये तो फर्स्ट एंड फोर्थ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड एंड थर्ड मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं कैसे, mv², और ये आ जाएगा r इंटू m²v²r² बराबर। ये फर्स्ट 1 से मल्टीप्लाई करोगे फर्क नहीं पड़ेगा, सेकंड और थर्ड को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इधर देखोगे तो ये ऊपर चला जाएगा 4π², और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ZE²/4πε0 r², और ये मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाएगा 4π², और अपॉन में n²h²। ये आने वाला है, देखो क्या कैंसिल हो रहा है। तो यहां से अगर आप देखोगे कि v² से तो v² कैंसिल हो गया, एक m से एक m कैंसिल हो गया। यहां से अगर आप देखोगे ये r² और ये r² कैंसिल हो गया, एक पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। यहां तो देखो ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 बचा, इधर एक m बचा और एक r बचा, m इंटू r, 1/m इंटू r। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास ऊपर एक तो पाई बच रहा है, एक z बच रहा है, एक e² बच रहा है, नीचे ε0 बच रहा है, n² बच रहा है, h² बच रहा है। तो m को तो इधर भेज देंगे, तो 1/r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई mze², और अपॉन में ε0 n²h², ये आ जाएगा। ये तो 1/r की वैल्यू है, ये r निकालेंगे तो nth ऑर्बिट की आपके पास रेडियस आ जाएगी उल्टा आएगा, ε0 n² h² पाई mze²।
ये आपके पास nth ऑर्बिट की रेडियस आएगी। आप थोड़ा सा इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो क्या कि देखो एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, एच स्क्वायर भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, ई स्क्वायर भी कांस्टेंट है। फॉर्मूला बनेगा एन स्क्वायर बाई जेड। बताओ ये nth ऑर्बिट की रेडियस का फॉर्मूला आने वाला है। अगर आप इसकी वैल्यू, इसको कांस्टेंट की सारी वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.53 या फिर 529 एन स्क्वायर बाई जेड। किसके अंदर? आर्मस्ट्रॉन्ग के अंदर। इस तरीके से भी लिख सकते हो या फिर 0.529 को आप 0.53 भी लिख सकते हो राउंड ऑफ करके। तो ये आपके पास nth ऑर्बिट की रेडियस आने वाली है। n यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट, और z क्या होने वाला है? जिस भी एटम की बात कर रहे हो उसका एटॉमिक नंबर। और आर्मस्ट्रॉन्ग में आएगी, आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब 10⁻⁻10 मीटर। ये रेडियस आने वाली है nth ऑर्बिट की। बताओ क्लियर है यहाँ तक? फॉर्मूला हमारे पास कितना है? एप्सिलॉन का स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में पाई एम जेड का स्क्वायर। और जब भी आप आगे डेरिवेशन करते हो तो आपको डायरेक्ट ये ना यूज करके डेरिवेशंस के अंदर हमेशा फॉर्मूला यूज में लेना है। बताओ क्लियर है? तो देखो आगे बात करते हैं। हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला आया 0.529 एन स्क्वायर, ये 9 है, एन स्क्वायर बाई जेड। किसके अंदर? आर्मस्ट्रॉन्ग के अंदर। तो अगर मैं हाइड्रोजन एटम के लिए बात करूं, जेड कितना होने वाला है हाइड्रोजन एटम का? 1। तो आपके पास Rn का फॉर्मूला बन जाएगा 0.529 एन स्क्वायर बाई 1, यानी कितना आ जाएगा? 0.529 इंटू एन स्क्वायर आर्मस्ट्रॉन्ग में। ये आपके पास क्या आ जाएगी? रेडियस आ जाएगी। तो अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बात करो कि फॉर n इक्वल्स टू 1, तो n इक्वल्स टू 1 के लिए फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस कितनी आएगी? 0.529 मल्टीप्लाई में n का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये आएगा 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। क्लियर है? सेकंड, अगर आप n बराबर 2 के लिए बात करोगे तो R2 सेकंड ऑर्बिट की रेडियस आएगी 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। तो 0.529 इंटू 4, तो देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 जा 36, 3 बच गया, 8 और 3 1 1 और 20 और 1 21, 2.116 आर्मस्ट्रॉन्ग आपके पास आ जाएगी सेकंड। ऐसे थर्ड के लिए निकालना है तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर चलता रहेगा। क्लियर है? तो ये आपके पास रेडियस nth ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या आने वाला है? न्यूमेरिकल्स के लिए सीधा ये यूज कर सकते हो 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, बट डेरिवेशन के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? आपको सेम फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एप्सिलॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में पाई एम जेड का स्क्वायर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। nth ऑर्बिट के वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? यहां से अगर आप देखोगे कि आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू बोर, सेकंड पोस्टुलेट, बोर ने अपने सेकंड पोस्टुलेट के अंदर क्या बताया कि जो mvr होता है वो किसके इक्वल होता है? nh/2π के इक्वल होता है, यही बताया था। और r की वैल्यू, nth ऑर्बिट की रेडियस आपको पता है, r की वैल्यू यहां पुट करोगे और सबको दूसरी साइड ले जाओगे तो क्या आ जाएगी? वेलोसिटी आ जाएगी, इक्वेशन 1। तो यहां पे लिखेंगे क्या? वी नो दैट क्या रेडियस ऑफ बोर मॉडल के अंदर nth ऑर्बिट की रेडियस हमारे पास n का जो वैल्यू आया था या r का वैल्यू आया था, n ना लिखोगे, r का जो वैल्यू आया था आपके पास कितना आया? याद है आपको? एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर एच स्क्वायर पाई एम जेड ई स्क्वायर। यार ये तो याद हो जाना चाहिए अब तक। इक्वेशन नंबर 2 को कहां पुट कर देंगे? 1 के अंदर। तो यहाँ पे देखो, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो यहां से आपके पास m v और r की जगह देखो ये लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर एच स्क्वायर पाई एम जेड ई स्क्वायर, और यहां से आपके पास आ जाएगा NH अपॉन में 2 पाई। बताओ क्लियर है? पहली चीज देखना, m से m कैंसिल, एक n और एक h से NH कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। यहाँ पे तो क्या बचा? एप्सिलॉन नॉट NH और नीचे बचा जेड का स्क्वायर, और इधर बचा 1/2 v के अलावा। तो यहाँ से देखोगे इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, v मल्टीप्लाई में आपके पास क्या आ रहा है? एप्सिलॉन नॉट
एन एच जेड ई स्क्वायर, और यहाँ पे आ रहा है सिर्फ 1/2, तो v निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। ये वेलोसिटी आ गई कौन से ऑर्बिट की, nth ऑर्बिट की। ठीक है, इसमें भी देखो कांस्टेंट वैल्यूज है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वी एन बराबर ई स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट एच, और ये आपके पास कितना आ जाएगा z/n, और इसकी वैल्यू आपके पास आने वाली है 2.18 इंटू 10 की पावर 6 z/n, और किसके अंदर आएगा, मीटर पर सेकंड के अंदर। यूनिट नहीं छोड़नी है भाई, यूनिट आपको आनी चाहिए, हर न्यूमेरिकल के अंदर यूनिट लगानी है, वरना आधे आधे नंबर करते करते हो सकता है 8-10 नंबर तुम्हारे ऐसे ही कट गए हो। ठीक है, 8-10 तो नहीं, फिर भी 4-5 नंबर तो कट जाएंगे। यहाँ पे आपके पास ये वी एन आ गया nth ऑर्बिट की। 2.18 इंटू 10 की पावर 6 जेड क्या होने वाला है, एटॉमिक नंबर, एन क्या होने वाला है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। अलग अलग ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं देखो किसकी, हाइड्रोजन एटम के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, वी एन इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10 की पावर 6, और क्या आने वाला है z/n मीटर पर सेकंड। ये nth ऑर्बिट की वेलोसिटी है। तो हम बात करते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का z कितना है, 1 है, तो यहां से Vn कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2.18 इंटू 10 की पावर 6 1/n, यानी सीधा क्या करेंगे, n से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे फॉर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n बराबर 1 के लिए आपके पास आ जाएगा V1 कितना 2.18 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 1, तो कितना 2.18 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। बताओ क्लियर है यहाँ तक। सेकंड, अगर आप सेकंड ऑर्बिट के लिए बात करोगे n इक्वल्स टू 2 के लिए, तो यहाँ से सेकंड ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आ जाएगी 2.18 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 2। थर्ड के लिए डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ से देखोगे ये सिंपल सा है 1.09 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। थर्ड के लिए n इक्वल्स टू 3 के लिए अगर आपको बात करनी है तो क्या करोगे, V3 बराबर 2.18 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.72 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। बताओ समझ में आया। ये आपके पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक हमने रेडियस निकाल ली, दूसरी हमने क्या निकाल ली, वेलोसिटी निकाल ली। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखोगे हमें नेक्स्ट बात करनी है एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी। nth ऑर्बिट की हमें टोटल एनर्जी निकालनी है। टोटल कैसे निकालेंगे, पहले काइनेटिक निकालेंगे, फिर पोटेंशियल निकालेंगे, दोनों का सम करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी आ जाएगी। बताओ क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, इसके अंदर एक और चीज देखना कि अगर कई बार वो क्या करते हैं, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऑसिलेशन का ये पूरा एक चक्कर लगाने का 1 रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड या फिर फ्रीक्वेंसी पूछ लेते हैं। तो देखो टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी निकालोगे कैसे, देखना। बात करते हैं टाइम पीरियड की। तो देखो टाइम पीरियड होता क्या है, टाइम होता है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब इलेक्ट्रॉन पूरा एक चक्कर लगा रहा है तो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, 2πr, और स्पीड कितनी है v। nth ऑर्बिट की रेडियस भी पता है, वेलोसिटी भी पता है, दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड। यानी अगर आप देखोगे तो टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा 2π, और रेडियस हमारे पास क्या आई थी, रेडियस का क्या फॉर्मूला आया था, देखो एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में पाई m जेडी का स्क्वायर। तो ये पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, 2π एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, पाई m जेडी का स्क्वायर, अपॉन में क्या करोगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारे पास कितना आया था, वो आया था जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट n इंटू h। देखो यही आया था जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट n इंटू h, या फिर ये लिख दो, दोनों बातें की है। तो ये आपके पास आया। इन दोनों को क्या करेंगे, हम सोल्व कर लेंगे। इन दोनों को सोल्व कैसे करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई सेकंड और थर्ड हो जाएगा। तो t बराबर आपके पास आ जाएगा 2π एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में पाई m जेडी का स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट n h अपॉन में जेड ई स्क्वायर। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ से आपके पास एक पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, और बाकी कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो यहाँ से t बराबर देखोगे तो यहाँ तो 2 इंटू 2 कितना आएगा, 4 एप्सिलॉन का स्क्वायर n की पावर 3 h की पावर 3, ये हो जाएगा m जेड स्क्वायर e की पावर 4। यानी टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कितनी, n की पावर 3 के।
और अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, n की पावर 3 के। ये आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं, हमें बात करनी है एनर्जी की। एनर्जी के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। कौन सी एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की। तो देखो काइनेटिक एनर्जी होगी क्या, काइनेटिक एनर्जी आपके पास होगा हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। nth ऑर्बिट की वेलोसिटी हमारे पास थी, वेलोसिटी कितनी थी, यहां पे देखो इधर फॉर्मूला लिख देता हूं, आपके पास आया था एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में पाई m जेड स्क्वायर, ये तो रेडियस आई थी, ठीक है। वेलोसिटी आपके पास आई थी जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट n इंटू h। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे तो देखो हाफ m तो ऐसा कैसा, और यहाँ पे पुट करेंगे जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट n इंटू h। तो ये हमारे पास आ जाएगा का होल स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ m ऐसा कैसा, और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एप्सिलॉन का स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। आया समझ में। तो यहां से अगर आप देखोगे तो एनर्जी आपके पास आ जाएगी m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन का स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी। बताओ क्लियर, काइनेटिक आ गई। अब हमें कौन सी एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी। देखो इधर बात करते हैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी होगा क्या, वो होगा पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल कौन लगा रहा है, न्यूक्लियस कितनी डिस्टेंस दूर r, तो यहाँ पे पोटेंशियल तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, क्यू कितना है जेडी, कितनी डिस्टेंस दूर r, और मल्टीप्लाई बाई किस पे लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन पे, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, माइनस का ई। क्लियर है। तो यहां से अगर देखो r की वैल्यू हमारे पास nth ऑर्बिट की r हमें पता है, अलग अलग ऑर्बिट की रेडियस अलग अलग होगी तो एनर्जी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो यहाँ पे r की वैल्यू पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, देखो ये तो हो गया माइनस का जेड ई स्क्वायर, ये हम ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और r की जगह क्या पुट करेंगे, एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में पाई m जेड ई स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी माइनस का जेड ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो 4 बच रहा है, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, और ये ऊपर चला जाएगा m जेड ई स्क्वायर। तो आपके पास देखो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है माइनस का m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एप्सिलॉन का स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। ये कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल। काइनेटिक आ गई, पोटेंशियल आ गई, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी। तो यहां पे हम क्या निकालते हैं, टोटल एनर्जी T बराबर क्या होगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो देखो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी आई है, m जेड स्क्वायर ई की पावर 4, कितनी आई है, m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन का स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है, ये या प्लस, और पोटेंशियल माइनस में आई कितनी आपके पास m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 और 4 एप्सिलॉन का स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, ये आने वाली है। दोनों को देखो कॉमन क्या आ रहा है दोनों के अंदर, तो आप देखोगे कि m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एप्सिलॉन का स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, तो कॉमन आ गया। यहाँ पे तो बचा 1/2 और वहां पे बचा माइनस का 1, और 1/2 माइनस 1 कितना होगा, माइनस का 1/2 ही होगा। तो आपके पास टोटल एनर्जी आ जाएगी, वो आ जाएगी माइनस m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 एप्सिलॉन का स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। ये कौन सी एनर्जी आ गई आपके पास, टोटल एनर्जी। समझ में आया। तो तीनों में देखो रिलेशन आपको पता लग जाएगा कि आपके पास, इस पीछे वाले पेज पे यहीं पे लिखता हूं कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी देखना कितनी आई। काइनेटिक एनर्जी आपके पास आई वो आई m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन का स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर पॉजिटिव में आई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। दूसरा देखो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू आई है वो आई है माइनस का m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एप्सिलॉन का स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। ये कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। हमें क्या निकालनी है, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या आएगी, माइनस में आएगी m जेड स्क्वायर ई की पावर 4
8 एप्सिलॉन का स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूला है। तीनों फॉर्मूलों को ध्यान से देखो। काइनेटिक और टोटल में क्या रिलेशन है? दोनों में सिर्फ माइनस का फर्क है, वैल्यू दोनों की बराबर है। यानी मैं यहां से लिख सकता हूं क्या कि टोटल एनर्जी बराबर माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी इस काइनेटिक को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल के बराबर हो जाएगी। सेकंड देखो, पोटेंशियल एनर्जी बराबर 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, यानी टोटल को डबल कर दो, टोटल को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पोटेंशियल के बराबर पहुंच जाएंगे। 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो पोटेंशियल के बराबर आ जाएगा। क्लियर है? यहां पे अगर आप देखोगे तो पोटेंशियल बराबर आप क्या लिखोगे? माइनस का 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक को -2 से मल्टीप्लाई कर दो, पोटेंशियल के बराबर पहुंच जाएंगे। समझ में आया? यानी ये आपके पास आया तो इन तीनों से आपके पास एक रिलेशन बन जाएगा। क्या रिलेशन बन जाएगा? कि रिलेशन आपके पास ये बन जाएगा इस तरीके से कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी बराबर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में बना था कि भाई टोटल एनर्जी पता है, प्लस में लिख दो, माइनस में आती है टोटल, टोटल किस में आएगी? माइनस में, प्लस में लिख दो, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी उस ऑर्बिट की, और डबल कर दो, माइनस में ही रहेगी बट डबल कर दो, क्या आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। क्लियर है? और टोटल एनर्जी का वैल्यू क्या आने वाला है? तो यहां पे देखो हम बात करते हैं, ये टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आया था, इसमें देखो कांस्टेंट क्या क्या है? -m⁴ 8 एप्सिलॉन का स्क्वायर एच स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और मल्टीप्लाई के अंदर क्या आएगा? जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। इस कांस्टेंट को सोल्व करेंगे तो टोटल एनर्जी टी, या फिर इसको ई एन भी लिखते हैं, nth ऑर्बिट की एनर्जी। तो टोटल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, किसके अंदर? ईवी के अंदर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। ये हमारे पास एनर्जी आने वाली है किसकी? nth ऑर्बिट की। समझ में आया? तो यहां से अगर ये आपके पास है टोटल, तो इसी को पॉजिटिव में लिख दूंगा तो काइनेटिक हो जाएगी। एक ही बात है ना कि भाई प्लस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर क्या होगी? nth ऑर्बिट की काइनेटिक होगी। माइनस का 27.2 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ईवी करूंगा तो पोटेंशियल हो जाएगी। क्लियर है? तो टोटल याद रखोगे और वो रिलेशन याद रखोगे, कौन सा? ये वाला, तो सारा गेम बन जाएगा। और इस पे भी क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स में बहुत बार पूछा गया है कि इस ऑर्बिट की टोटल एनर्जी इतनी है, काइनेटिक बताओ, पोटेंशियल बताओ, आपके प्री बोर्ड में भी आया होगा। ठीक है? तो यहां से अगर हम बात करते हैं आगे, अलग अलग हाइड्रोजन एटम के लिए अलग अलग ऑर्बिट की एनर्जी निकालते हैं। तो यहां पे हम बात करते हैं, देखो फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए बात करेंगे तो जेड की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो आपके पास nth ऑर्बिट की एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस का 13.6 1 का स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, यानी आपके पास En का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस का 13.6 अपॉन में एन स्क्वायर, और किसके अंदर आने वाला है? ईवी के अंदर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। और जूल में बदलने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से 1.6 × 10⁻⁻19 से क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बताओ क्लियर है? तो यहाँ पे देखो फॉर n = 1 फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बात करते हैं, तो E1 आपके पास आएगा माइनस का 13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर, यानी माइनस का 13.6 EV। टोटल एनर्जी आएगी किसकी? फर्स्ट ऑर्बिट की। बताओ कोई दिक्कत? तो काइनेटिक कितनी होगी फर्स्ट की? प्लस का 13.6। पोटेंशियल कितनी होगी? माइनस का 27.2 EV फर्स्ट ऑर्बिट की। सेकेंड ऑर्बिट के लिए बात करते हैं, तो फॉर n = 2, तो E2 आपके पास आ जाएगा, वो आएगा माइनस का 13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर, तो माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आएगा माइनस का 3.4 EV। आपको 5-6 ऑर्बिट की तो एनर्जी टोटल ऐसे ही याद होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि बार बार तुम निकालने बैठ रहे हो, सीधा याद कर लो। ठीक है? फॉर n = 3, तो थर्ड ऑर्बिट की E3 आपके पास आएगी माइनस का 13.6, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा माइनस का 1.51 EV। ये थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी है। अगर मैं यहाँ पे फोर्थ की बात करूं, n = 4, तो E4 आपके पास आने वाला है माइनस का 13.6, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, तो ये माइनस का 0.85 EV। n = 5 के लिए बात करोगे तो E5 आपके पास आने वाला है, वो आने वाला है माइनस का 13.6, 5 का स्क्वायर 25, तो ये आएगा माइनस का 0.54 EV।
अगर 6 के लिए बात करोगे तो E6 आने वाला है माइनस का 0.37 EV, 7 आने वाला है माइनस का 0.27 EV। तो ये इस तरीके से आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। और टोटल पता है, पॉजिटिव में लिख दो काइनेटिक आ जाएगी, डबल कर दो माइनस में ही तो क्या आ जाएगी, पोटेंशियल आ जाएगी। बताओ ये एनर्जी, सारा बोर के अंदर जो रेडियस था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेलोसिटी है, एनर्जी है, और टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी भी कई बार पूछ लेते हैं। यहां तक कोई दिक्कत तो कमेंट करके बताओ। जहां पे भी आपको दिक्कत है उस लाइन टॉपिक का नाम या उस जगह का नाम आप कमेंट करके बताओ, वहीं पे मैं आपको कमेंट में आंसर बताऊंगा, सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं, इतना जो भी हमने पढ़ा इसकी समरी की। हमारे पास सबसे पहले तो nth ऑर्बिट की रेडियस आई, और वो हमारे पास कितनी आई, वो आई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में पाई m जेड का स्क्वायर। फॉर्मूला तो आपको याद हो गया होगा, यानी आप इसको सोल्व करोगे तो क्या लिखोगे, 0.529 n स्क्वायर बाई जेड आर्मस्ट्रॉन्ग के अंदर रेडियस होगी nth ऑर्बिट की। ये हमारे पास रेडियस आई किसकी, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक है, जिस भी एटम की बात करनी है उसका एटॉमिक नंबर लिखो और उसका नंबर ऑफ ऑर्बिट, n की वैल्यू हो जाएगी, z की वैल्यू। फिर हमें बात करनी है वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट की, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट। तो देखो हमारे पास वेलोसिटी nth ऑर्बिट की कितनी आई, vn इक्वल्स टू, वो आई फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट n इंटू एच, यानी vn की वैल्यू आपके पास आई 2.18 इंटू 10 की पावर 6 जेड बाई n मीटर पर सेकेंड। यानी जैसे जैसे हायर ऑर्बिट में जाते हैं वेलोसिटी क्या होती है, n डिवाइड में, मतलब कम होती जाती है। ठीक है, ये हमारे पास वेलोसिटी आई। फिर हमारे पास तीन चीजें आई, कौन सी, एक टाइम पीरियड भी हमने निकाला था। टाइम पीरियड अगर आपको निकालना है, एक्सप्रेशन निकालना है, तो क्या करो, 2 पाई आर अपॉन में स्पीड कर लो। ठीक है, अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूं तो देखो उसका फॉर्मूला भी हम लिख देते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था, टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 4 एप्सिलॉन स्क्वायर n क्यूब h क्यूब m जेड स्क्वायर e की पावर 4, 4 एप्सिलॉन स्क्वायर n क्यूब h क्यूब, 4 एप्सिलॉन का स्क्वायर n क्यूब h क्यूब अपॉन में आपके पास क्या आया था, अपॉन में था m जेड स्क्वायर e की पावर 4, m जेड स्क्वायर e की पावर 4। ये हमारे पास क्या आने वाला था, टाइम पीरियड आने वाला था। और अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो रेसिप्रोकल ऑफ क्या कर लो, टाइम पीरियड कर लो, तो आपके पास क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये तीन चीजें हमने बात करी थी। इसके बाद अगर आप देखोगे हमें हमारे पास आया था टोटल एनर्जी का फॉर्मूला या फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था m जेड स्क्वायर ई की पावर 4, m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन का स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास आया था माइनस का m जेड स्क्वायर, माइनस का m जेड स्क्वायर ई की पावर 4, और यहाँ पे 4 एप्सिलॉन का स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास आया था माइनस का m जेड स्क्वायर ई की पावर 4, और यहाँ नीचे 8 रहेगा एप्सिलॉन का स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। और इसी टोटल एनर्जी को ई nth लिखते हैं, nth ऑर्बिट की टोटल एनर्जी। और इसको अगर आप वैल्यू में देखोगे तो ये आएगा माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर, किसके अंदर, EV के अंदर, ये आने वाला है। फिर हमारे पास तीनों में के अंदर एक रिलेशन आया था कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 2 टाइम्स होगी किसकी, टोटल एनर्जी की, और माइनस का 2 टाइम्स होगी किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। और टोटल अगर 2 से 2 कैंसिल करोगे तो टोटल क्या होगा, माइनस के KE के बराबर होगा। ये आपके पास रिलेशन आया। बताओ क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, फिर हमने अलग अलग ऑर्बिट की क्या निकाली, एनर्जी निकाली। फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन के लिए माइनस 13.6, अगर आप देखोगे ये याद कर लो, फॉर हाइड्रोजन एटम, सीधी लिख रहा हूँ, सोल्व नहीं कर रहा हूँ, E1 माइनस का 13.6 EV, E2 सेकेंड ऑर्बिट की माइनस का 3.4 EV, E3 माइनस का 1.51 EV, E4 माइनस का 0.85 EV, यहाँ पे E5 कितना आने वाला है, माइनस का 0.54 EV, E6 माइनस का 0.37 EV, E7 माइनस का 0.27 EV। सारी याद कर लो, आपको ये तो याद होनी चाहिए, रटी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास हमने बोर के अंदर ये सब कुछ पढ़ा है अभी तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम की। देखो एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनेगा
कि हमने जो भी एनर्जी निकाली हाइड्रोजन की उसका हमें एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है। तो देखो इस तरीके से हम डायग्राम बनाते हैं। ये मैंने वाई एक्सिस ले ली और ये मैंने एक्स एक्सिस ले ली, लाइन सीधी आपकी, कोई बात नहीं, काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। ये लाइन हल्की सी टेढ़ी लग रही है बट कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा। यहां से अगर आप देखोगे ये फर्स्ट ऑर्बिट है, यहाँ पे मैंने ये सेकंड ऑर्बिट बना दिया इस तरीके से, n इक्वल्स टू 2। ये मैंने थर्ड ऑर्बिट यहां से बना दिया, n इक्वल्स टू 3। ये आपके पास n इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। फिर आपके पास यहाँ पे n इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, ये n इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। और यहां पे हम थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे बना लेते हैं n इक्वल्स टू इन्फिनिटी, n इक्वल्स टू इन्फिनिटी। देखो इनका नाम लिखते हैं। ये आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट है n इक्वल्स टू 1, यहाँ पे n इक्वल्स टू 2, ये n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 5, n इक्वल्स टू 6, n इक्वल्स टू इन्फिनिटी। और ये इन्फिनिटी इस तरीके से आप शो करते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, एनर्जी की। कौन सी एनर्जी, टोटल एनर्जी किसके अंदर है, ईवी के अंदर है। जो भी वैल्यू हम ले रहे हैं किसके अंदर है, ईवी के अंदर है। सबसे पहले देखो n इक्वल्स टू 1, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है, माइनस का 13.6 ईवी के अंदर। सेकंड क्या है, माइनस का 3.4। देखो दोनों के बीच में गैप ज्यादा था इसलिए मैंने गैप ज्यादा रखा है। फिर यहाँ पे देखोगे 1.51, तो इनमें गैप क्या है, कम है दोनों में वैल्यू में, तो यहाँ पे भी आपको गैप कम शो करना है। फिर माइनस का 0.85, फिर माइनस का कितना आएगा 0.54, फिर माइनस का 0.37। तो इस तरीके से, और जब इन्फिनिटी पे पहुंच जाओगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे, ये तो नेगेटिव में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये एनर्जी लेवल डायग्राम होने वाला है। एक चीज ध्यान रखना, जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है, इस फर्स्ट ऑर्बिट को हम क्या लिखते हैं, ग्राउंड स्टेट। फर्स्ट ऑर्बिट हमारा हमेशा क्या होता है, ग्राउंड स्टेट होता है। बहुतों को कंफ्यूजन होता है इस चीज के अंदर। तो सेकंड को क्या लिखेंगे, सेकंड को लिखा जाता है फर्स्ट एक्साइटेड। आपको न्यूमेरिकल मिलता है, फर्स्ट एक्साइटेड लिखा हुआ मिलता है, आप n इक्वल्स टू 1 ले लेते हो, जबकि n इक्वल्स टू क्या होना है, फर्स्ट एक्साइटेड के अंदर 2 होना है। यहां पे आएगा सेकंड एक्साइटेड। सेकंड एक्साइटेड का मतलब कौन सा ऑर्बिट होगा, थर्ड। एक्साइटेड का मतलब एक आगे वाला, ठीक है। फोर्थ, n इक्वल्स टू 4 को क्या लिखेंगे, थर्ड एक्साइटेड। बताओ, और सबसे ज्यादा मोस्ट एक्साइटेड कौन सा होगा, इंफिनिटी। मोस्ट एक्साइटेड कौन सा होगा, इंफिनिटी। न्यूमेरिकल्स में इन वर्ड्स का, इन टर्म्स का यूज किया जाता है और आप वहीं पे गलती करते हो, तो ध्यान रखना। एक्साइटेड का मतलब जो भी नंबर आ रहा है ना एक्साइटेड, उससे अगला वाला ऑर्बिट है। और फर्स्ट ऑर्बिट को क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट। ये आपके पास एनर्जी लेवल डायग्राम।